और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 26वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई और प्रतिभावान छात्रों को गोल्ड मेडल से नवाजा। समारोह को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों में 70% लड़कियां हैं। इनके अलावा उनसे सम्मान प्राप्त करने वाले 10 छात्रों में भी 7 लड़कियां ही हैं। यहां अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने दिव्यांग छात्रों को दी जा रही सुविधाओं पर भी खुशी जाहिर की। साथ ही गुणवत्तात्मक शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की और नेक राम शर्मा को पद्म पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के लिए दीक्षांत समारोह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और यह समारोह माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति से और भी खास हो गया है। यह उस संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के जीवन का वह पड़ाव है जब वह शिक्षा पूर्ण करके व्यवहारिक रूप देने के लिए जीवन की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। भारत के उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एक विशिष्ट स्थान। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस गरिमामय समारोह में सभी स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देते हुए आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहली बार आगमन हुआ है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता की ओर से राष्ट्रपति महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्ष 1970 में स्थापित हुई इस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। इस संस्थान के पूर्व छात्र ने कला, चिकित्सा, न्यायपालिका, खेलकूद, समाज सेवा, राजनीति और प्रशासन सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और शिक्षकों के मार्गदर्शन में आप सभी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे तथा हिमाचल प्रदेश और पूरी भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों ने अनुभव न्यूज 18 से साझा किए। छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं यहाँ पे अपने मम्मी पापा की वजह से पहुंची हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आज प्रेसिडेंट से गोल्ड मेडल मिल रहा है। एक्साइटेड है जी, बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या प्लानिंग के तहत कैसे स्टडी करती थी, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, खासकर जो यूनिवर्सिटी में एंटर इस या कॉलेज में एंटर स्टूडेंट हो रहे हैं? बस टाइम टेबल से अपना स्टडीज करती थी एंड वैसे ही मैंने अपना टॉप किया हुआ है बीएड में। बेसिकली ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एकेडमिक सेशन मेरा काफ़ी अच्छा रहा है फ्रॉम माई 10th to 12th एंड जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही मेरा बीटेक में भी काफ़ी अच्छा रहा। एज सच कोई पर्टिकुलर प्लान तो नहीं होता है, बट जब आप लाइफ में कुछ भी चीज़ें करते हो तो वे फॉरवर्ड आती रहती है। और एक स्पेसिफिक टाइम टेबल मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। रेगुलर आपको 2-3 घंटे देने होते हैं। जस्ट से टारगेट नहीं था मेरा, बस ये था कि मैं फोकस था कि अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है पढ़ाई में और बस। क्या बनेंगे आगे? सर एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन रिफॉर्मेशन ऑक्सीडेज एंजाइम। बेसिकली मैं एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। खास फोकस तो नहीं रहा कि गोल्ड मेडल लेना है, पर पढ़ाई में कंटिन्यूस अच्छी रखी। कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज में संस्कृत कॉलेज से पढ़ी हूँ। वशिष्ठ विद्यापीठ तुंगेश ठियोग में कॉलेज है, उसके बाद यहाँ एमए में एंट्रेंस में।
आज राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रवीण मेहता ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान के अपने अनुभव साझा किए। यहां राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि लेखा परीक्षक के इस सर्वोच्च संस्थान की भूमिका केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करना भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षक का प्राथमिक उद्देश्य त्रुटियां खोजने की बजाय प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार होना चाहिए। ये अनुष्ठान बहुत छोटा है। बच्चे 2 साल के बच्चों को आपको एड्रेस करना होगा। मैंने बोली छोटा बड़ा मेरे लिए समान है, क्योंकि ये बच्चे ऑडिटर बन के एडवाइजर बन के जो देश की सेवा करेंगे और अपना कमिटमेंट के साथ अपने ट्रांसपेरेंसी के साथ तो लोगों का सेवा करेंगे। मुझे पता है आज का दौर के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर युग का न्यू इंडिया का न्यू दौर का बच्चे देश को आगे बढ़ाने में, देश को विकास के ये बच्चे कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि भारत में ज़्यादा अलग भाषा, अलग संस्कृति परंपरा, लेकिन अलग संस्कृति अलग त्योहार के साथ आप यहाँ केवल पढ़ाई नहीं, संस्कृति परंपरा के साथ अपने प्रोफेशन को भी अपने एक साथ रह करके जो निभाए हैं वो केवल यहाँ ही आगे आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी आप उनको जरूर ये एक मेमोरी के रूप में, क्योंकि मैं भी हॉस्टल जिंदगी जी हंसते की जिंदगी भर के लिए याद रहता है और जिंदगी और एक अलग दुनिया होता है। आगे बढ़ेंगे। धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 का आगाज हो गया है। सम्मेलन के पहले दिन की बैठक को लेकर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर शिवारी चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि G20 की बैठक में दुनिया के देशों के साथ ऊर्जा के क्षेत्र पर चर्चा करने का मौका मिला, जिसमें ऊर्जा के अन्य संसाधनों के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। बैठक में बात की गई कैसे मेथनॉल का प्रयोग करके डीजल पेट्रोल के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। बता दें कि बैठक के पहले दिन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इको इनोवेशन विषय पर चर्चा हुई। सम्मेलन में कुल 29 विदेशी प्रतिनिधियों और 30 भारतीय विशेषज्ञों और भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों के लोगों ने भाग लिया। पूरे मंथन कर रहे थे कि हम कैसा ये फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कम करके जो अच्छे फ्यूल होते हैं, बायो हाइड्रोजन होता है, बायो इथेनॉल होता है, वो उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस टाइटल पर आज पूरा हमारा विशेष चर्चा हुआ था। तो पूरे देशों का एक सहमति हुआ कि पूरा जितने भी कंट्रीज है G20 के अंदर हम मिलजुल के साथ में काम करेंगे कि अगले 5-10 साल में जितने भी टेक्नोलॉजी बनते हैं, जो नेट जीरो की तरफ, हमारे बायो फ्यूल की तरफ जो भी होती है, और पूरा टेक्नोलॉजी हम आपस में शेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि हम सब रिसर्च को भी आगे बढ़ाते हैं। वो रिसर्च इनोवेशन जो हम करते हैं पूरा उसको आगे बढ़ा के पूरा दुनिया में सबसे बेहतरीन एनर्जी मिलेगा हमारे को, मोस्ट क्लीन एनर्जी। पता है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट क्लीनेस्ट एनर्जी, तो कैसे हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम सुक्खू का नाम भी शामिल है। तो कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम सुक्खू भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि कर्नाटक में आने वाले दिनों में
असेंबली चुनाव होने वाले हैं और इस असेंबली चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों को भी इस चुनाव में उतारा है। स्टार प्रचारकों की पहली सूची जारी की गई है और इस सूची में सीएम सुक्खू का नाम भी शामिल है। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे कर्नाटक में सीएम सुक्खू। और उधर धर्मशाला को कल सीएम सुक्खू इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देंगे। कल दोपहर 12 बजे सीएम सुक्खू एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये बसें चलेंगी। कांगड़ा की तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई। सर, एचआरटीसी को क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता की लाइफलाइन माना जाता है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सौगात आप इस वक्त जनता को देने जा रहे हैं, इसका सक्सेस रेट यहाँ पर क्या रहा है सर इलेक्ट्रिक बसेस का, और निकट भविष्य में कैसे देखते हैं? अभी जो हमारी 75 इलेक्ट्रिकल बसें चल रही हैं, जिन रूट्स के लिए वो चलाई जा रही हैं, उन रूट्स में वो बिल्कुल सफल हैं और जो हमारे जो ऑपरेशंस का खर्चा है वो भी तकरीबन आधा है। ड्राइवर कंडक्टर्स की तनख्वाह भी हम मान लें तो हमारा इन डीजल बसेस का जो खर्चा है वो तकरीबन 57 रुपीज़ के आसपास आता है और इलेक्ट्रिकल बसेस चलाने का खर्चा जो है वो 33 रुपीज़ के आसपास आता है। तो बचत एचआरटीसी को होने वाली है और लोगों को जो है वो एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की जो फील है वो ये बसेस देंगे। हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट शहर धर्मशाला को इलेक्ट्रिक बसों के तौर पर बहुत बड़ी सौगात सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार देने जा रही है। मेरे पीछे आप जिस बस को देख पा रहे हैं ये वही इलेक्ट्रिक बस है जो कि अगले कुछ समय के बाद जो है ये धर्मशाला और कांगड़ा के बाकी के हिस्सों में दौड़ने वाली है और ठीक इसी तरह से और 14 बसें हैं जो कि धर्मशाला के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, अलग अलग रूटों पर जाएंगी। फिलहाल तो ये बसें आमतौर पर वैसी ही हैं जैसे कि JNNRUM की बसेज होती थी या आप कुछ स्मार्ट शहरों में या बाकी के शहरों में आप देखते थे, लेकिन इसमें कुछ जो खूबियां हैं, इसमें कुछ खासियतें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या खासियतें हैं, क्या खूबियां हैं। अभी फिलहाल देखिए ये यहां पे ट्रायल चल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद आकर जो है इन बसों को जो है हरी झंडी दिखाने वाले हैं और जो धर्मशाला का बस स्टैंड है वहीं से हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई जाएगी। कहा यह जा रहा है कि अगले दिन 12 बजे जो है ये हरी झंडी उनकी ओर से दिखाई जानी है और उसके तुरंत बाद ये जो बसेज हैं वो पूरे शहर भर के अन्य अलग अलग रूटों में जो है वो जाने वाली हैं। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है और ये बसेज एक जगह जो है वो इकट्ठी कर दी गई हैं। जो प्रदूषण से युक्त हो रहा था हमारा हिमाचल प्रदेश, अब वो भी हरित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर होगा अगर इसी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो अगर समूचे हिमाचल प्रदेश में चलते हैं तो। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। नगर निगम चुनावों के लिए हुए नामांकनों की छंटनी हुई है जिसमें 109 में से 107 नामांकन सही पाए गए हैं और 2 नामांकन राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिए हैं। 2 उम्मीदवारों ने 2-2 नामांकन किए थे जिसके चलते दोनों उम्मीदवारों के एक नामांकन रद्द कर दिए गए। नामांकन की छंटनी के बाद अब कुल 107 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची चुनाव चिन्हों के साथ जारी कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। और उधर शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने नियुक्त किया है प्रभारी श्रीकांत शर्मा को अपना प्रभारी बनाया है। उत्तर प्रदेश से विधायक हैं श्रीकांत शर्मा। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये आदेश जारी किया है। तो आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त किया है, श्रीकांत शर्मा को प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से विधायक हैं श्रीकांत शर्मा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने आदेश जारी किए हैं। सीएम सुक्खू 22 अप्रैल के बाद शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने चुनावों के लिए 8 सेक्टर बनाए हैं और इन सेक्टरों में प्रचार की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, विधायकों को दी गई है। कांग्रेस महासचिव देवेंद्र बुशौरी ने यह जानकारी दी है और उन्होंने ये भी बताया कि 2/3 बहुमत से जीत का दावा भी उन्होंने किया है।
के प्रभारी के रूप में तो श्री तेजेंद्र पाल बिट्टू जी जो हमारे AICC से जो यहाँ पर सह प्रभारी हैं, उनको जिम्मा जो है इस नगर निगम के चुनाव का जो है पार्टी की तरफ से दिया गया है। और जहाँ तक प्रचार की बात है, प्रचार में तो कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में हैं वो तो प्रचार में रहेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सेक्टर 8 सेक्टर जो है पूरे कॉरपोरेशन के बनाए। उन सेक्टरों में जो हमने जो मिनिस्टर्स हैं वो सेक्टर इंचार्ज लगाए हैं, उनके साथ जो विधायक हैं पार्टी के उनकी ड्यूटी भी जो है उनके साथ तय की है। और इसके बाद हम जो ऑफिस बेरर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और सीनियर नेता जो है उनके भी वार्ड वाइज जो है उनकी भी ड्यूटियां लगा रहे हैं, और वो भी 21 तारीख से जो है अपने काम में जो है हर वार्ड में जाएंगे। हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सबीना आज सेवानिवृत्त हो गई, जिस पर हाईकोर्ट में उन्हें विदाई दी गई। हाईकोर्ट में फुल कोर्ट एड्रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश एडवोकेट जनरल मौजूद रहे। बता दें कि 21 जनवरी 2023 को जस्टिस सबीना हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और उधर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना के सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश तरलोक सिंह को यह जिम्मा सौंपा गया है। वो कल से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। कुल्लू में जियो की 5G सेवा शुरू हो गई है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने इसकी लॉन्चिंग की। जियो के ग्राहकों को 5G की सेवाओं की सुविधा मिलेगी और ये सेवाएं पर्यटन, ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य देखभाल, बागवानी, कृषि, स्वचालन, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT और विनिर्माण आदि क्षेत्रों में मूलभूत परिवर्तन लाएंगी। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज हिमाचल में कोरोना के 315 केस मिले हैं। कोरोना से एक शख्स की जान गई है। एक्टिव केस की संख्या अब 1672 हो गई है। 25 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो कोरोना की लगातार तादाद हिमाचल में बढ़ती जा रही है। आज हिमाचल में कोरोना के 315 मामले मिले हैं। कोरोना से एक शख्स की आज मौत भी हुई है और इसके अलावा कुल एक्टिव केस की संख्या अब 1672 हो गई है। 25 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अब आपको मिलाते हैं मां नैना देवी के सबसे बड़े भक्त से। दावा है कि यह भक्त करीब 1300 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलकर बिहार के गोपालगंज से मां के दरबार में पहुंचा है। देखिए। मां नैना देवी के दरबार में उनके इस भक्त को देखकर हर कोई हैरान रह गया और हैरानी की सीमा भी तब पार हो गई जब लोगों को ये पता चला कि मनोकामनाओं की गठरी लिए ये भक्त इसी तरह घुटनों के बल चलकर बिहार के गोपालगंज जिले से यहाँ पहुंचा है। हम आ गए 6-7 साल हो गया आते आते। मनोकामना यही है कि संकट नहीं हो भरती। संकट बहुत भारी था, भरते मतलब थोड़ा असर हो गया। जिला गोपालगंज बिहार। श्री नैना देवी के इस भक्त का नाम है किशन प्रसाद, जो बीते 6-7 सालों में कई बार इसी तरह कमर और पेट में प्रसाद के साथ चढ़ावा और झंडा बांधकर घुटनों पर चलते हुए मां के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। मनोकामना पूरा है, मतलब घर में यही मनोकामना पूरा है। परेशानी बहुत दिन से रह चुका है, बहुत दिन से परेशानी रह चुका है। मेरा दादा था तब से परेशानी रह चुका है, डैडी भी था तब से परेशानी रह चुका है। मतलब वो परेशानी दो पुस्तान खा चुका है। अब तीसरा पर हम है, तो वही लग गया बाबू, तीसरा पुस्तान बर्बाद करने पर। किशन प्रसाद के मुताबिक उनके दादा के जमाने से परिवार में जो परेशानियां चली आ रही थीं, मां के आशीर्वाद से उनमें से कई परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ है जिसके लिए वो एक बार फिर मां के दरबार में आए हैं।
हाँ मतलब ठीक हुआ अब? हाँ मतलब ठीक हुआ, मतलब कि अभी फाइनल नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ अभी। शक्तिपीठ मां नैना देवी की महिमा विख्यात है, लेकिन उनके प्रति अपनी अनोखी भक्ति के लिए उनका ये भक्त भी अब विख्यात होने लगा है। अरुण चंदेल, न्यूज़ 18, बिलासपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाहौल घाटी के विभिन्न इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। अब तक करीब 3 से 4 इंच तक बर्फ चंद्रघाटी, कोकसर, अटल टनल और रोहतांग के आसपास गिर चुकी है, जबकि उदयपुर से आगे तिंदी की ओर कल से ही बारिश हो रही है। घाटी में हो रही बर्फबारी का असर सड़कों पर पड़ा है। तिंदी के लाड सड़क मार्ग के बीच पड़ने वाले धंधल के पास भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उधर दारचा से शिंकुला सड़क मार्ग भी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम केलांग डिपो ने अपनी सभी रूटों पर चलने वाली बस सेवा स्थगित कर दी है।